नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इसके अलावा हमने जो हम प्रीवियस लेक्चर जो हमारा गया, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि ऑल दिस मैटर मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ठीक है, यानी सारे जो मैटर होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे एटम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर। उसके पहले में आपको पता है कि हमारे जो ग्रेट संत कह सकते हैं, फिलोसोफर्स कह सकते हैं, ग्रेट संत फिलोसोफर्स महर्षि कणाद जो थे, उन्होंने जो है 500 से 600 बीसी यानी पहले ही उन्होंने बता दिया था कि जो मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको एटम कहा जा सकता, एटम कहते हैं। या उन्होंने कहा, क्या कहा था? उसको परमाणु कहा था। क्या कहा था? परमाणु। और परमाणु को ही क्या कहते हैं? एटम। इसके अलावा ये तो हमारे फिलोसोफर्स हुए। यदि हम वेस्टर्न फिलोसोफर्स की बात करें, जैसे प्लूटो है, ठीक है, उसके बाद में डेमोक्रिटस, इन्होंने भी यही बताया था कि जो मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे एटम कहते हैं। ठीक है, जो मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने। उसके बाद में 1804 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। उस एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी क्या माना गया था कि ऑल दिस मैटर मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, यानी सारे मैटर जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एटम। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? एटम। लेकिन एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के एंड में तथा 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, प्रारंभ में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। उसके बाद कौन कौन से? फेराडे हुए, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील बोर्स। ये सारे साइंटिस्ट जब इस फील्ड में गए तो उन्होंने देखा कि एटम जो होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता है। इंडिविजुअल नहीं होकर वो क्या हो गया? डिविजिबल हो गया, यानी वो एक विभाजित है, यानी उसको डिवाइड कर सकते हैं। और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी एटम को डिवाइड कर सकते हैं। जॉन डाल्टन की थ्योरी जो है वो 100 ईयर तक एक्सेप्ट की गई। ठीक है, यानी 100 ईयर तक को माना गया। लेकिन 100 ईयर के बाद उस थ्योरी को जो है साइंटिस्ट जो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, एंड में, 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया और थ्योरी को कैंसिल कर दिया। और ये कहा गया कि जो एटम होता है उसको डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में। यानी एटम के अंदर, यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब एटम नहीं रहा। उसके अलावा उसके अंदर और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से फिर उसके बाद ये तो पता चल गया कि एटम इज डिविजिबल। ठीक है, यानी वो डिवाइड उसको हम कर सकते हैं। लेकिन अब नई चीज क्या आई? नई चीज आई कि अब एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी कुल मिला के स्ट्रक्चर उसका क्या है? ये तीनों कहां पर पाए जाते हैं? क्या क्या, कैसे इनके डिस्कवर किया गया? कहां पर प्रेजेंट होते हैं? और एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस प्रॉब्लम को फिर सोल्व किया गया। ये इनको पता लगाया गया कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया इनको। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे आगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टडी ऑफ कैथोड रे। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे उसकी खोज हुई, और कैथोड रे के बारे में स्टडी करेंगे। कैथोड रे कैसे डिस्कवर की गई, ठीक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है कैथोड रे की, वो हम देखेंगे। जो कैथोड रेज होती है उनको डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? 1879 में विलियम क्रूक्स, ठीक है, 1879 में विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्टडी की थी कंडक्टेंस। इन्होंने क्या किया था? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इन गैसेस, ठीक है, यानी गैसों के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को देखा था एट लो प्रेशर, यानी लो प्रेशर पर, ठीक है, लो प्रेशर पर इन्होंने गैसों के अंदर कंडक्टेंस का पता लगाया था। इसके लिए उन्होंने क्या लिया? डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की होती है ये, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एक डिस्चार्ज ट्यूब ली उन्होंने, ठीक है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड मेटल के यूज किए, ठीक है, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है, एक कैथोड एक एनोड, दो इलेक्ट्रोड लिए। दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसको सील कर दिया। दोनों इलेक्ट्रोड को क्या यहाँ पर क्या कर दिया? इनको सील कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सील कर दिया इनको। सील करने के बाद यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया। उस वैक्यूम पंप से यहाँ पर जो एयर थी उस एयर का प्रेशर बहुत ही लो कर दिया, यानी 0.01 mm, इतना लो प्रेशर यहाँ पर उन्होंने एयर का कर दिया, ठीक है, बिल्कुल लो प्रेशर वैक्यूम के थ्रू उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज, ठीक है, यानी हाई वोल्टेज यहाँ पर नियरली 10,000, ठीक है, यानी 10,000 के लगभग उन्होंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किया, ठीक है। तो इतना डिफरेंस करने से क्या हुआ कि कैथोड से रे का रे प्रोड्यूस हुई। वो रे प्रोड्यूस होकर कैथोड टू एनोड जाने लगी। कैथोड टू एनोड गई। इसका पता कैसे चला? इसका पता चला कि यहाँ की जगह ग्रीनिश लाइट, यानी ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पर क्या हुई? प्रोड्यूस हुई, जिससे हमें पता चला कि कोई रे यहाँ से जनरेट हुई है, प्रोड्यूस हुई है, और वो प्रोड्यूस होकर कैथोड टू एनोड क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है, ठीक है, जिनको नाम दिया गया कैथोड रे। क्या नाम दिया इनको? कैथोड रेज, ठीक है। तो ये होती है कैथोड रेज, ठीक है। विलियम क्रूक्स ने इनको डिस्कवर किया था 1879 में, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने इनको प्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या उनके अंदर गुण पाए जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, क्या प्रॉपर्टी होती है कैथोड रेज? पहली प्रॉपर्टी होती है कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कैथोड रे होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे कैथोड से चलेगी तो वो एनोड तक क्या जाएगी? सीधी डायरेक्शन में, इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन में वो क्या करती है? ट्रेवल करती है। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो कहाँ बनती? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी इसके पीछे यहाँ पर इसकी शेडो बनी। तो इससे ये पता चल गया कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, और दूसरा कि ये कैथोड टू एनोड ट्रेवल करती है। ये पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी शेडो कहाँ बन रही है? इसके पीछे बन रही है, ठीक है। तो शेडो, कोई लाइट सामने से आपके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो वो आपकी जो शेडो कहाँ बनती है? पीछे। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है रे, तो इसकी शेडो कहाँ बनी? यहाँ पर पीछे, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि कैथोड टू एनोड रेस ट्रेवल करती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके अलावा कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज। अनदर सेकंड है क्या है कि कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है।
तो इसके लिए कैसे पता लगाया, इसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पर दो चार्ज अप्लाई कर दिए गए, ठीक है, यहाँ पर दो चार्ज लगा दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, दो चार्ज लगाए। अब कैथोड रे हमसे ट्रेवल होते हुए वो क्या हुई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफेक्ट हो गया उनका, क्या हो गई, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफेक्टेड हो गई, यानी इधर मुड़ गई, ये नेगेटिव थी तो पॉजिटिव की तरफ गई, ठीक है। आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ, तो इसलिए ये नेगेटिव थी तो पॉजिटिव की तरफ गई। यहाँ से पता चल गया कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके अलावा अनदर जो है कैथोड रे रिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मान लो इन मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हुई, रिफ्लेक्टेड हुई, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ गई। तो इससे ये भी पता चला हमें कि कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड यदि आप लगाओगे तो उसके द्वारा वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अगला होता है कैथोड रे मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल। आप कैथोड रे जो बनी है वो मटेरियल पार्टिकल से बनी है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इस कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया फैन, यहाँ पर एक फैन लगा दिया, ठीक है, ब्लेड लगा दिया। ब्लेड लगाने से क्या हुआ, जब यहाँ पर कैथोड रे आई, कैथोड रे आने से ये रोटेट होने लगा, ये फैन की ब्लेड क्या होने लगी, रोटेट होने लगी। तो ये रोटेट होने से पता चला कि इसके अंदर क्या है, मेटल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है, क्या है, मटेरियल पार्टिकल है, जिसकी वजह से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल इसके ऊपर क्या हो रहा है, स्कैटरिंग कर रहे हैं, गिर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, जिससे ये क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहा है। अगला कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ प्लेटिनम की क्या रखते हैं, प्लेटिनम की यहाँ हम रखते हैं थिन स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप प्लेटिनम की रखते हैं। तो कैथोड रे की बम्बार्डिंग होने से वो क्या होगी, वो स्ट्रिप रेड हो जाएगी, ठीक है, लगातार हीट होते होते क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी थिन स्ट्रिप। तो इससे पता चलता है कि कैथोड रे में हीटिंग इफेक्ट होता है, उष्मा होती है। अगला है कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स रे। अब कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स रे, एक्स रे में क्या करें हम, क्या मोलिब्डेनम, टंगस्टन ऐसे हेवी मेटल्स रख दें और उसके ऊपर कैथोड रे को भेजें, तो कैथोड रे से क्या प्रोड्यूस होगी, एक्स रे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके अलावा कैथोड रेज कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू व्हिच दे पास। यदि हम एयर से इनको पास करें कैथोड रे को, ठीक है, यानी गैसेस से इसको निकालें, पास करें, भेजें, तो ये आयोनाइज कर देगी उस गैस को, क्या कर देगी, आयोनाइज, ठीक है। दूसरा कैथोड रे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी खराब कर देती है, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट जो डालती है कैथोड रे। ये इतनी सारी प्रॉपर्टी हुई कैथोड रे की, ठीक है। उसके अलावा और भी होता है, कैथोड रे में पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम की फॉइल को पार कर देती है ये, इसी टाइप से ये हुए, क्या हुए, ये प्रॉपर्टी हुई कैथोड रे की, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी कैथोड रे के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो कैथोड रे की सारी जो प्रॉपर्टी है और नेगेटिव चार्ज ये रखती है, ठीक है, नेगेटिव होती है, और इन्हें ही क्या कहा गया, इन्हीं कैथोड रे को कहा गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। तो कैथोड रे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। आगे हम और देखते हैं, देखा है कि इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, कैथोड, कैथोड रेज ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो E/m फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज मास रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज मास रेशियो को डिटेक्ट किया था सबसे पहले जे थॉमसन,
ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया कि दोनों फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों फील्ड को अप्लाई करने के बाद उन्होंने जो कैथोड रे का डिफ्लेक्शन होता है उसको चेक किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, होता है किसके किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज और स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अलावा ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द पार्टिकल के, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे थॉमसन ने E/m रेशो को डिस्कस किया, और E/m रेशो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, यानी चार्ज मास रेशो कितना होता है, E/m = 1.76 मल्टीप्लाई 10⁸ कूलॉम प्रति ग्राम होता है, ठीक है। ये E/m उन्होंने जे थॉमसन ने प्रोड्यूस किया कि एक इलेक्ट्रॉन में का जो है चार्ज मास रेशो जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इसको किसने बताया था, R.A. मिलिकन कब बताया कि 1909 में, ठीक है। इन्होंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है। इस चार्ज को यूनिट चार्ज कहते हैं, इकाई आवेश, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उसमें इससे कम इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नहीं होता है, यानी जो भी चार्ज पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही चार्ज होता है, और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं, तो इसको यूनिट चार्ज कहा गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो चार्ज उन्होंने निकाला, इसको डिस्कवर चार्ज को किया, इसको निकाला, कैसे निकाला, इसको उन्होंने ऑयल ड्रॉप, उनका जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलकर ने ये चार्ज एटम के ऊपर बताया कितना चार्ज होता है, ठीक है। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास जो निकाला था वो भी जे थॉमसन ने निकाला था। इन्होंने इन दोनों चीजों का यूज किया, यानी चार्ज मास रेशो और चार्ज दोनों का यूज करके इन्होंने मास निकाल लिया, कैसे, मास m = E/m, ठीक है। इसके थ्रू दोनों की वैल्यू पुट कर दी। चार्ज क्या है आपका, ये 1.602 10⁻⁻19 कूलम अपॉन में E/m वैल्यू ये रही 1.76 मल्टीप्लाई 10⁸ कूलम ग्राम, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों वैल्यू पुट की और इससे निकाल लिया क्या, मास, ठीक है। तो मास कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 9.1 10⁻⁻28 ग्राम, या केजी में इसको कन्वर्ट करें तो 9.1 into 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये मास एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का हमने क्या क्या देख लिया, मास देखा, ठीक है। उसके बाद में चार्ज मास रेशो देखा, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, तो 1/1837, ठीक है। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन पर मास हाइड्रोजन के कंपेयर में 1/1837 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये देखा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का अगला पोर्शन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।